हेलो एवरीवन। वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीके की क्वेश्चन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1834 से। क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इज इन इंडिया वॉज। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1913, पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर रॉलेट एक्ट, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका राइट आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था? ये आया था 1773 को, 1773 में आया था। ये पहला कदम था। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन गवर्नमेंट का, इस पे क्या था ऐसा खास? इस पे देखो, पहली बार इस पे ये किया गया जो कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जितने भी कार्य होते थे उनको वैलिड कर दिया गया, मतलब उनको मान्यता दे दी गई। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पे एक नींव रखी गई। ठीक है, और यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, वो इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और इसका एक चीफ जस्टिस कौन बने थे? वो थे सर एलिजा इम्पे। और ये थे चीफ जस्टिस। और तीन और जस्टिस थे, एक चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ये तीन थे। एक सीजीआई चीफ जस्टिस था और तीन अन्य जस्टिस थे। ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट ये कब आया है? ये आया है 1784। इस पे दो चीज़ें खास हुई थी। इस पे वो था, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों बनाए गए थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में किस लिए था, क्या होता था उस पे? जो भी व्यापारिक मामले होते थे, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड मामले होते थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाते थे, वो उनको देख रेख करता था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता था, वो सारे जितने भी राजनीतिक, जितने भी पॉलिटिकल मैटर होते थे, वो ये देखते थे। ठीक है। और रॉलेट एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1919 में। ठीक है। इस पे अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस पे जो भी डाउटफुल बंदा इनको लगता था उसको ये सीधे पकड़ के जेल में डाल देते थे। और उसके लिए ना कोई वकील, ना कोई दलील, ना कोई अपील, ये उनका मेथड था। मतलब एक बार बंदा पकड़ लिया तो पकड़ लिया, उसके लिए कोई भी कार्रवाई आगे की नहीं होगी। ना कोई वकील आएगा, ना कोई वो कहीं पे अपील कर सकता है। ठीक है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द टू इनक्रेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, डलहौजी। तो डलहौजी का मेन काम देखो यहाँ पे क्या था? इंट्रोड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोड्यूस्ड रेलवे एंड टेलीग्राफ। तो आपको ये पता है कि रेलवे डलहौजी ने चलाई थी। कब चलाई थी? 1853 में। ठीक है, 1853 में चलाई थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है। और जो टेलीग्राफ सर्विस जो चली थी उस पे चली थी, ये चली थी कड़ाई। ठीक है, ये चली थी 1850 में, कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है, 1850 से कोलकाता एंड डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है। और 1850 में चली थी, और जो रेलवे चली थी वो चली थी 1853 में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई मोहम्मद साफ़ी, जी के गोखले, फिरोज शाह मेहता, या फिर शंकरन नायर। तो इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी, ये आपने याद रखना है। और ये गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज सेटअप बाई।
तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने स्थापित की थी, किसने सेटअप की थी? वो थे रास बिहारी बोस। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से भी रिलेटेड है। जयप्रकाश नारायण के बारे में जैसे मैंने पहले बताया था कि ये भी सोशलिस्ट थे। ठीक है, इनका भी बहुत योगदान रहा है इंडिपेंडेंस में इंडिया की। और मेन काम इनका ये था कि जब एमरजेंसी लगी थी 77 में 75 में, तो जेपी मूवमेंट जो बिहार से निकला था, एक स्टूडेंट मूवमेंट था जिनको इन्होंने अपना समर्थन दिया था। तो इन्होंने बोला था कि जो भी सरकार रूल रेगुलेशन ला रही है उसको अपोज करो, उसका साथ मत दो। तो ये भी एक रीज़न रहा था एमरजेंसी लगाने का। ठीक है, और अरुणा आसिफ अली, इनको झांसी की रानी बोला जाता है। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था उस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। बहुत महिलाओं को इन्होंने एकत्रित करके आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसर। तो आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। सैफुद्दीन किचलू, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उसका विरोध करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे लोगों पे जनरल डायर था उस टाइम, उन्होंने गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो हु वाज वायसराय, वायसराय पूछा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 1919 में आपको पता है वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 में। आपने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा या मैंने पीछे भी वीडियो में बताया है। ठीक है, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो चेम्सफोर्ड उस टाइम वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे वो कौन थे? वो सेक्रेटरी थे। तो इन आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सी एफ एंड्रयूज इन आल्सो नोन एज। तो सी एफ एंड्रयूज कौन थे? वो थे दीन बंधु। ऑप्शन नंबर बी। सी एफ एंड्रयूज को दीन बंधु भी बोला जाता था और उनको क्या बोला जाता था? फ्रेंड ऑफ द पुअर। ठीक है, और देश बंधु कौन? चित्तरंजन दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी राजगोपालाचारी इज आल्सो नोन एज। देशबंधु राजा जी, आप राजा जी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी को वो राजा जी भी बोलते हैं। तो ये कौन थे? ये फर्स्ट इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने, ये आपने याद रखना है। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो भी सी राजगोपालाचारी थे। माउंटबेटन के बाद में ये बने थे और इनके बाद फिर प्रेसिडेंट बना दिए गए थे। और सी राजगोपालाचारी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि जैसे ही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला था, गांधी जी ने 1930 में चलाया था, दांडी मार्च चलाया था जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नमक जब बनाया था तो साउथ में राजा जी ने, मतलब राजगोपालाचारी ने बेदरायन से त्रिचिरापल्ली वहाँ की यात्रा करके उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ से कहाँ तक और साउथ में किसने चलाया था? तो राजा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। CABE स्टैंड्स फॉर। तो CABE स्टैंड्स फॉर क्या है? यह है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था 1920 में, 1920 में। नेक्स्ट है कैंसर इज ए डिजीज विच इज फाउंड ओनली इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो, इंडिया में एक कैंसर ट्रेन चलती है और वो चलती है पंजाब से। ये चलती है भटिंडा से बीकानेर के लिए, राजस्थान के लिए। उसका नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? इक्वल क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वराज एज ए डिमांड, नेशनल डिमांड वाज फर्स्ट मेड बाई। तो फर्स्ट मेड बाई इसका राइट आंसर क्या है?
ये है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ये डिमांड की थी, देखो 1906 में वो करी थी। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर किया था, जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था बंगाल विभाजन के बाद 1906 में, तो उस टाइम इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने डिमांड करी थी। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी ने डिमांड करी थी स्वराज की। उसके बाद 1930 में रावी नदी के तट पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, पूर्ण स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्टल्स इज, तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देखो बोथ। ठीक है, दोनों हैं ये चीज, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स और मैन्युफैक्चर टू कंट्रोल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग एंड प्राइसेस, एंड मोनोपोली अंडर विच द फर्म हैविंग कॉमन इंटरेस्ट combine together with the aim of maximizing their profit। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बोथ। ठीक है, बोथ। नेक्स्ट है, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच कैन अल्टर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग चेंज इन इटसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है CBDT, तो इसका क्या है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश किया गया था इसको? ये था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सा था? वो था जमींदारी प्रथा। ठीक है, तो देखो पहले ये कि जमींदारी होता क्या है। जमींदारी प्रथा या जमींदारी सिस्टम इसको बोला जाता था कि सरकार, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम जमींदारों से टैक्स लेती थी। मतलब वो बोलते थे जमींदारों को कि हमारा इतना शेयर होगा, आपको हमें ये देना ही देना है। और जो जमींदार होते थे, जिन्होंने किसानों पे, छोटे छोटे किसानों पे ज़मीन दी होती थी, उनको वो अपना शेयर बताते थे कि हमें इतना है, इतना परसेंट चाहिए ही चाहिए। तो वो किसानों से बोल लेते थे जमींदार, और जमींदार गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। ठीक है, और महालवाड़ी क्या होती थी? महालवाड़ी सिस्टम वो गांव का होता था। अंग्रेज जो थे या गवर्नमेंट जो है गांव से या गांव के मुखिया से टैक्स वसूल करती थी। और रायतवाड़ी में ऐसा होता था कि गवर्नमेंट जो है सीधा डायरेक्ट किसान से टैक्स लेती थी। वो किसान और गवर्नमेंट के बीच का सिस्टम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो CBI को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसका राइट आंसर है 1953। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है? वो है ऋषि कुमार शुक्ला, अभी जो करंट के चेयरमैन है। नेक्स्ट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF वॉज रेज्ड इन। तो इसका राइट आंसर क्या है? 1939 में। और अभी है चेयरमैन, इसके हेड हैं AP महर्षि। ठीक है, और ये सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है इंडिया का। CRPF सबसे बड़ी फौज है। नेक्स्ट है, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लोकेटेड एट। तो कहाँ पे है ये? है करनाल में, हरियाणा में। नेक्स्ट है, सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग एज। तो मतलब सेंटीग्रेड और फारेनहाइट कब बराबर होते हैं? वो होते हैं -40 में, -40। नेक्स्ट है, ए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज सेटअप इन इंडिया वाई, या PWD किसके द्वारा सेटअप किया गया था? वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, विलियम बेंटिंक कौन था? फर्स्ट
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना है। लॉर्ड रिपन, स्थानीय शासन, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल गवर्नमेंट का फादर इनको माना जाता है, स्थानीय शासन का जनक कौन, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको पता होगा कब वो कैपिटल बनी थी दिल्ली, वो बनी थी 1911 में। पहले कौन थी, पहले थी कलकत्ता, ठीक है। 1911 में फिर शिफ्ट कर दिया गया था जब जॉर्ज फिफ्थ आए थे, वहाँ पे एक दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है, तब इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और 1911 में ही जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसको भी डिसमिस कर दिया गया था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड बाय, किसके द्वारा पास किया गया था, ये किया गया था लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिटन के द्वारा। कब किया गया था, 1878, 1878 में। और क्या था ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इस पे जो लोकल जो समाचार पत्र होते थे, लोकल भाषा में जो समाचार पत्र छपते थे, उनको बैन कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तरंजन वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर, तो इसका राइट आंसर क्या है, लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, टाइपराइटर, रेमिंगटन और डायनामाइट, ये भी गलत है। एवोल्यूशन, डार्विन। थ्योरी और एवोल्यूशन किसने दी थी, वो दी थी चार्ल्स डार्विन है, तो ये आपने याद रखना है। और जो एयरप्लेन जो इन्वेंट किए थे वो राइट ब्रदर्स। और डायनामाइट क्या आपको पता है, डायनामाइट को जो इन्वेंशन किया था वो था अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम पे ही नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, ठीक है। तो नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट पहले हो जाती है, लेकिन उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है 10 दिसंबर को, तब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी को नोबेल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो कि 10 दिसंबर को होती है, और उस दिन ही ह्यूमन राइट डे भी होता है यूएन का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अब।